flux is equal to change in flux because getting 0. तो क्वेश्चन 9 में मेन पॉइंट ये कि पहले आपको फ्लक्स निकालना है विच इज बी डेल्टा ए, दूसरे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक का चांस होता है। और तीसरी बात थी कि चेंज इन फ्लक्स शो करना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई माइनस 0। क्यों? क्योंकि करंट टर्न ऑफ हुआ है, तो टर्न ऑफ होने का मतलब फाइनल फ्लक्स हो गया 0। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई माइनस 0, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन में रखेंगे। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई माइनस 0 इज इक्वल टू फाई। बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद बाकी तो आपको पता है, आसान सवाल है, सेल्फ इंडक्टेंस कुछ ही है। क्वेश्चन 10 सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। मैंने क्या किया था, लिख दो अगर किसी को समझ नहीं आया तो चेंज इन फ्लक्स बराबर है फाई माइनस 0 के, तो वो बराबर हो गया फ्लक्स के। बी मालूम है, डेल्टा ए मालूम है, आपने चेंज इन फ्लक्स निकाल दिया। और नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है आपको, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का सवाल है, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ईएमएफ निकल आया, चेंज इन करंट मालूम है, डेल्टा टी मालूम है। चेंज इन करंट भी डायरेक्ट 4 नहीं लिख देंगे, पहले बताएंगे डेल्टा आई इज इक्वल टू आई माइनस 0, फिर वो आई के बराबर होगा। क्वेश्चन 10 सॉल्व कीजिए।
ठीक है, दो पार्ट्स हैं। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा सही प्लेस कीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स मालूम है, मालूम है किसके? सेकेंडरी कॉइल के। तो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम है सेकेंडरी कॉइल का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकल आएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ टर्न्स से ईएमएफ को डिवाइड करना है, ईएमएफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, यू गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सेकेंड पार्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो आपको चेंज इन करंट मालूम है, टाइम मालूम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम है। तो अगेन वैल्यूज प्लेस कीजिए, सिंपली यू गेट द आंसर फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क है, ये वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन 9 किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। जी क्वेश्चन 4 पढ़ के क्या लग रहा है, ये किसका सवाल है? व्हाट डज इट अप्लाई टू? फैराडेज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। यस, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। एरोप्लेन के विंग की बात हो रही है। विंग स्पैन 50 मीटर, ये क्या है? 50 मीटर। मीटर बाय डेफिनेशन इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, और इट्स वेलोसिटी इज 360 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी की बात हो रही है, तो समझ आ रही है कहानी? फिर कहते हैं फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होता है? जब करंट चेंज होता है। नहीं, वो तो म्यूचुअल इंडक्शन साइड इंडक्शन में होता है, हमेशा तो नहीं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हेनेवर अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंस? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। जैसे कॉइल को रोटेट करें, ठीक है, तो जब कंडक्टर को मूव करने से ईएमएफ जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं? मोशन ईएमएफ। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मोशन ईएमएफ, और इसकी इक्वेशन आपको हमने डिराइव कराई थी। इजी इक्वेशन थी L VB sin थीटा, ठीक है। तो जो एरोप्लेन की विंग्स की बात हो रही है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो द टू आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। एरोप्लेन है, उसमें वो कहां से गुजर रहा है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से। तो बी और, ठीक है, तो क्या है एंगल? कौन पैरेलल है? प्लेन का विंग पैरेलल, लेकिन उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो एंगल हमें चाहिए बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। तो बी और बी के दरमियानी एंगल चाहिए, तो एंगल हुआ 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1। बाकी बचा क्या? एल वी बी। तो क्या लेंथ मालूम है?
क्या वेलोसिटी मालूम है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्या मालूम है, बी मालूम है। ठीक है, ये सवाल मोस्टल ईएमएफ का है जो कंडेंस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने आपको करवाया इसलिए है क्योंकि ये पास पेपर में आ चुका है और इक्का दुक्का सवाल बोर्ड में ऐसे आ सकते हैं, तो आसान सवाल है और इसीलिए मैंने मोस्टल ईएमएफ की डेरिवेशन भी आपको कराई है कि कंडेंस सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तो ये पास पेपर में आ चुका है, तो ये सवाल सॉल्व करने से एक आपको कोई नुकसान नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा कवरेज हो जाएगी। Yes. सेवन से ऑनवर्ड जितने न्यूमेरिकल से बने थे 2004 से, और सप्ली में भी जो आते हैं, सप्ली के पेपर आमतौर पर पास पेपर में नहीं मिलते आपको, तो सप्लीमेंट्री के पेपर में भी बोर्ड के जो एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए। जैसे आपने हीट का चैप्टर रिवाइज कर लिया, आप उसके एमसीक्यू रिवाइज कर लें, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर लिया, आप उसके एमसीक्यू रिवाइज कर लें। इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए, और ये न्यूमेरिकल्स वो हैं जो ज्यादातर या तो हमने ऑलरेडी क्लास में आपको करा दिए हैं या ये उससे मिलते जुलते कोई न्यूमेरिकल होंगे। तो ये आपको इम्तिहान की तैयारी के लिए एक बहुत आसान काम हो जाएगा कि अगर आप इस बुकलेट को पूरा सॉल्व कर लें तो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आपके बहुत सारे टॉपिक वाइज इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, आपका सबसे बड़ा इम्तिहान के आपको न्यूमेरिकल ढूंढने हैं। आपने चैप्टर कर लिया, उसके न्यूमेरिकल ढूंढने, तो जो रजिस्टर में वो तो सही है, लेकिन जो किताब में उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, पास पेपर की कैसे होगी, तो वो सब हमने यहाँ कर दिया। अब आपको किताब में भी जाने की जरूरत नहीं है, पास पेपर भी खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें पिछले साल वाले नहीं होंगे, साल उनका नहीं होगा, 2018 शायद नहीं होगा, तो उससे पहले तक के सारे। ठीक है, तो एक मेन काम तो आपका ये हो गया।
इसी तरह एमसीक्यूज टॉपिक वाइज है, इसी तरह न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो whenever you review a chapter, review the numericals, review the MCQs from this book. जो कल किताब आपको दी थी हमने, ये क्या है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए आपको हर चैप्टर के। ये वो एमसीक्यूज हैं जो जो सैंपल पेपर आया उसको सामने रखे हुए उससे मिलते जुलते एमसीक्यूज बनाए गए मजीद। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू एडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो हर चैप्टर के आपको तकरीबन 50 to 60 एमसीक्यूज ऑफ ईच चैप्टर यू गॉट इट, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। दूसरा, पास पेपर्स के सॉल्यूशन। तो पिछले जो सालों के पेपर्स आए थे उन प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन है। उसके बाद जो मॉडल पेपर इस साल बोर्ड ने निकाला है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ट्रेडिशनली हमने हमेशा ये देखा है हिस्टोरिकली कि मॉडल पेपर के सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो मॉडल पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर समझा जाता है, तो इसलिए उसके आपको हमने एमसीक्यूज सॉल्व करके दे दिए। फिर हमने एक अपना मॉडल पेपर निकाला, तो वो इसका मतलब दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद कंडेंस सिलेबस जो बोर्ड ने इशू किया है वो आपको दिया है, उसमें खासतौर पर हाईलाइट किया है कि कौन से टॉपिक नहीं करने, जिस पे क्रॉस लगाया गया है, और कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगाए गए हैं। तो जिसपे जितने ज्यादा स्टार है वो उतनी अच्छी प्रैक्टिस करें उसकी। करने सारे हैं जो टॉपिक दिए हैं, टॉपिक अब कोई नहीं छोड़ना है, लेकिन जितने ज्यादा स्टार है इसका मतलब उसकी तैयारी उतनी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया इसमें कि पेपर में टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, वो मिला आपको, वो देखा था आपने, ठीक है। वो मैं आपको रफली भी बता दूं, देखें आपकी कामयाबी क्या है। पेपर आसान आ जाता है बाल औकात, तो आसान पेपर का नुकसान अच्छे स्टूडेंट्स को होता है। याद रखिए आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप असल में बाकी शहर के स्टूडेंट से मिले नहीं। तो अगर आप उन लोगों से मिले, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से मिले, तो फिर आपको अपने ऊपर फख्र होने लगेगा। तो आपने जितनी पढ़ाई की है, जितनी मेहनत की है, इतनी मेहनत जो है वो शहर के शायद 5% स्टूडेंट भी नहीं करते, इतनी रेगुलर पढ़ाई। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड आई एम सेइंग इट विद रियल श्योरिटी। ये कोई वो नहीं है कि आपको खुश नहीं करने के लिए कहा है, बल्कि हकीकत है ये। तो यू आर अमंग टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सिटी जो इतनी मेहनत करते हैं। हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपकी क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट अपने आप को समझ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अच्छे हो तो टॉप 1% से भी ऊपर है, ठीक है। तो आपको आसान पेपर की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर बहुत आसान होता है वो सबको बराबर कर देता है, जिसे कहते हैं गधे घोड़े बराबर हो गए। तो अगर हर सवाल आसान आ गया तो पूरा शहर कर लेगा, जिसने 15 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है वो भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये याद रखिए, तो आसान पेपर हो या मुश्किल पेपर हो, अच्छे स्टूडेंट के लिए हमेशा आसान है, बाकी मेजॉरिटी के लिए वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर पेपर आसान है तो आपकी कामयाबी आपको कैसे डिफरेंशिएट करेगी, टाइम पे पूरा पेपर खत्म कर। अब जो इन्होंने पेपर रिड्यूस किया है उसमें एक कमी है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम शॉर्ट है, ठीक है। लाइक यू हैव 42 एमसीक्यूज टू सॉल्व, you have 5 short questions to do, and you have 1 long question which has 3 long questions actually, 3 subparts. So A, B and C, and each of this is 6 marks. Each of this is
once you are in practice you can do it in 4 to 5 minutes. ठीक है, तो अगर आप वो करते हैं तो आप यहाँ से भी टाइम बचा सकते हैं. You can still say 5 minutes जो कि आप इधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसी तरह MCQs 42 MCQs के लिए 35 मिनट दिए हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि 30 मिनट में करें. एंड यू कैन डू इट. देखें MCQs दो तरह के होते हैं. आधे से ज्यादा MCQs रिकॉल होते हैं. द यूनिट ऑफ करंट इज कूलम, एम्पियर, वोल्ट, ओम. आपने कहा एम्पियर, ऐसे भी होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे अंदर तंत्रोगे कैसे MCQ बता रहे हैं. बोर्ड में ऐसे भी MCQ होते हैं. ठीक है, तो ऐसे MCQs तो 30 सेकंड से भी कम में होंगे. अब ये नहीं उस पर बैठे हुए नहीं कि हमें तो पूरा मिनट लगाएंगे, 30 सेकंड आगे बढ़े भाई, तो उधर टाइम बचा रहा है. तो योर टारगेट शुड बी कि 42 MCQs शुड बी कंप्लीटेड इन 30 मिनट. वो कर लिया आपने तो आपका पेपर सुकून से सॉल्व होगा. डेरिवेशन भी कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह, सारे पार्ट भी कंप्लीट होंगे. तो योर टारगेट शुड बी कंप्लीट द पेपर इन टाइम. घड़ी साथ रखनी है. इस सेक्शन को 30 मिनट्स में 35 मिनट में खत्म करना है. ये जो 5 सवाल हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, इनको भी अकॉर्डिंगली करना है. लॉन्ग क्वेश्चन सबसे आखिर में करें. याद रखिए क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट देने. अब आपके पास जितना टाइम बच रहा है उस हिसाब से अपने आप को टाइम करें. याद रखिए फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स कम टू वर्ड, आधा घंटा रह गया आपके ये तीनों बाकी, खुदा ना खास्ता. फॉर एग्जाम्पल हो गया कुछ, टाइम योरसेल्फ. अब 30 मिनट्स हैं, करने तीनों हैं आपने, बजाय इसके कि आप 2 कंप्लीट करें 1 छोड़ दें. यू आर गॉन. ये नहीं करना. सवाल सारे करने हैं. तो उसका क्या तरीका है? अब ईच डेरिवेशन, ईच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 मिनट्स में करना. कम करने सारे हैं और कंप्लीट करने बीच बीच में. उसको डंडी मारना नहीं देंगे. वो एजुकेटेड सॉल्यूशन है कि अब आप एजुकेटेड सोच रहे कि क्या करना चाहिए. तो आप बीच बीच में से सवाल उसके कोई ना कोई ऐसा करें कि डिस्क्रिप्शन छोड़ दी, डेरिवेशन चल रही है उसमें डिस्क्राइब नहीं किया. जो हम कहते हैं कि जी बी क्या है, यू नो, NS क्या है, डेल्टा आई क्या है, नाम बताना जरूरी है. तो ऐसे केस में फिर बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप टाइम कम रहेगा. क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस हैं. एक चॉइस है कि आप इन दोनों को पूरा करें, 12 ले लें, फुल मार्क्स ले लें, लेकिन इसमें 0 मिलेगा. दूसरी चॉइस है कि तीनों को थोड़ा 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 कम करके तीनों में 5 मार्क्स ले लें, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स मिल जाएंगे. पूरे 6 में से 0 नहीं मिलेगा. और हो सकता है एग्जामिनर आपके बाकी पेपर से इतना खुश हो के चलो कोई बात नहीं, इसमें भी पूरे देंगे. यस, सवाल अटेम्प्ट होगा ना, सवाल मिस होगा तो अच्छे से अच्छा एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे सकता. अगर किए ही नहीं आपने, 2 ही पार्ट किए, तीसरा पार्ट किए ही नहीं, क्या करेगा वो. लेकिन अगर सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है तो एट टाइम्स आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं. एग्जामिनर जब बाकी पेपर देखता है और फिर एक आध सवाल थोड़ा रह भी गया तो वो पूरे मार्क्स दे देता है. ठीक है, तो ये टारगेट आपने ध्यान में रखना है. और हम जो ग्रैंड टेस्ट ले रहे हैं उनको सीरियस तैयारी के साथ देना होगा आपको. इसके चैप्टर मैंने बता दिए 14, 15, 16 एंड 17. ठीक है, उसको फुल प्रिपरेशन के साथ आएंगे आप. डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQ सब उसमें दिए जाएंगे. तो बोर्ड के पेपर की आधी तैयारी उधर हो जाएगी. जो हमारा प्रीलिम का पेपर है वो आपकी इंशाल्लाह फुल प्रिपरेशन कर देगा. इसके अलावा कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द वीक भी, जब आपका ग्रैंड टेस्ट से पहले वाले वीक में, तो आप रोजाना 1-2 न्यूमेरिकल्स, कुछ चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स, कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको दें. ठीक है, वो पहले बता देंगे कि कल किस चैप्टर पे हम न्यूमेरिकल देंगे. तो आपको रात को लेट नाइट 10-11 बजे जब जरा मूड अच्छा हो तो उसको बैठ के सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, तो एंड आपको पता है हम आपके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे. आप जब चाहें जो प्रॉब्लम चाहें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. इम्तिहान देने का दिन निकाला, टॉक टू अस. ठीक है, विल टेल यू कि क्या किया जा सकता है. इंशाल्लाह हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने तजर्बे की बेसिस पे जो सोल्यूशन दे सके वो जरूर दें. तो बाद वक़्त बात कर लेने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं. तो बाद वक़्त डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे. बाद लोग ऐसा भी हुआ है माजी में कि बंदा खुदकुशी करने जा रहा था तो हमने उसको रोक दिया, इम्तिहान मत दो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर वालों को समझा देंगे. तो अल्लाह करे ऐसा आप में से किसी के साथ कभी हो. लेकिन यू नेवर नो कब कौन किस स्टेज से गुजर रहा होता है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते. तो इसलिए ऑलवेज फील फ्री टू डिस्कस योर इश्यूज. तो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है.
हाँ ये जरूर है कि रात के 12 बजे के बाद मैसेज जब आए, बल्कि दिन में भी जब भी मैसेज करें थोड़ा टाइम देते हैं, जिंदगी में फौरन जवाब देते हैं। तकलीफ जब होती है जब मैसेज आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर सर के साथ आर बहुत सारे लग जाते सर, फिर 2 क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो फिर ये होता है कि सामने वाला पत्थर ही मारने वाला है। प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे, उसी टीम की खबर थी, उसी टीम ने अपना खबर दी, वही कल दोबारा बैठे अभी आप अच्छा एक पुरजोर फरमाइश आई है कि जी सर हमारी फेयरवेल करनी चाहिए। तो मैंने कहा फेयरवेल उनकी होती है जो जा रहे होते हैं, तो आप तो कभी नहीं जाएंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, ये इन दीवारों से आपके नाम पुकारे जाएंगे। वंस अ मेरिटोरियस इज ऑलवेज अ मेरिटोरियस, लेकिन हाँ आप ये कहें कि सर कोई गेट टुगेदर है, तो पार्टी शार्टी हो, कोई मजा है, कोई तकलीफ हो, यस, तो उस पर गौर कर रहे हैं, दुआ करें पेंडेमिक का जो केस है और जो इंसिडेंसेस है वो कम रहे और कम हो जाए, ताकि फिर प्रॉपर कहीं पार्टी अरेंज की जा सके। ठीक है, गेट टुगेदर।